कर्पूरी जी का नाम पर जो लोग राजनीति किए बिहार में पिछले 35 साल से जो लोग किए राजनीति, तो मुझे आश्चर्य हो कि कर्पूरी जी को भारत रत्न पहले भी दिया जा सकता था। बिल्कुल, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी जी का कदर किया, पहली बार मूर्ति पिताजी की मूर्ति स्थापित हुई, पिताजी के नाम का सम्मान नहीं किया इन लोगों ने। पिताजी ने एक जवाब दिया कि मैं रामगढ़ की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए सोच रहा हूँ, और जनता सोच लेगी मेरे बच्चों के बारे में। कर सत्ता में नहीं था, उसके पास एक कहने को भी है कि बना तो कृषि मंत्री बन गया, सिंचाई मंत्री बना तो शायद देखता कि क्या करता है तो वो सुधाकर जाने। लेकिन अशोक भाई आप प्रयास कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सपने तो अशोक भी प्रयास करो, भाजपा के हैं, तो सपना पिताजी का मेरा भाजपा पूरा करेगी, तो मेरा तो प्रेम भाजपा से होगा ना। मैं पिछले चुनाव में जिस तरह सुधाकर ने जिस तरह का चुनाव मैनेजमेंट किया था, वो तो आज भी उसके लोग कहते हैं कि हम 1.5 लाख से चुनाव जीत रहे थे। 29 तारीख को मैं भाजपा ज्वाइन किया तो 30,000 पहले आ गए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत इन दिनों बहुत नए नए रंग दिखा रही है। देखिए, बिहार में 2025 में चुनाव है और इसको लेकर बताते चले कि पूरे देश की नजरें बिहार पर है। भले ही चुनाव भी दिल्ली में हो रहा है, लेकिन दिल्ली चुनाव जैसे ही समाप्त होगा सभी लोग बिहार पहुंचेंगे और बिहार इस बार फिर से अखाड़ा बनने की दिशा में तैयार है। अब 2025 एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा वैक्यूम बिहार के राजनीति में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विदाई की भी बातें कही जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ऐसे खेल के जुगाड़ में है कि किसी भी स्थिति में महाराष्ट्र वाला जो प्लान है वो बिहार में लागू किया जाए। अब इसको लेकर राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन एक राजनीति महागठबंधन में भी चल रही है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए ठान चुके हैं, लेकिन अब डिप्टी सीएम की लड़ाई है। कांग्रेस कह रहा है कि हमें 2 डिप्टी सीएम चाहिए, लेकिन वीआईपी भी एक डिप्टी सीएम चाहता है। ऐसे में दोनों ही गठबंधनों में लड़ाई है। लेकिन आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल से लेकर भाजपा तक की यात्रा कर चुके एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो पिछले कई दशकों से बिहार की राजनीति में एक दमखम रखने वाला परिवार है। और देखिए, सबसे पहले आपको बात करें तो कर्पूरी ठाकुर, जिसकी चर्चा आज खूब जोरों पर है। अभी अभी कर्पूरी जयंती भी मना है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस प्रकार उनको भारत रत्न भी देने का काम किया, और उसके बाद ही नीतीश कुमार पलटी मारकर इधर आ गए, मतलब एनडीए में आ गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्पूरी जी के जो सपने थे उनको पूरा करने वाला जो वाले लोग हैं वो क्या सत्ता में है या फिर विपक्ष में है। दावे तो सब कोई करते हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मंगनी लाल मंडल और बड़े नेता है, वो कहते हैं कि हमने कर्पूरी ठाकुर के साथ समय गुजारा है और कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों के साथ हम बिहार की राजनीति कर रहे हैं। 1977 में सिंचाई मंत्री रहे महान समाजवादी नेता स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंह। जी हाँ, स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंह को आज भले ही लोग भूल जाएं, लेकिन एक समय था जब उनकी तूती बोलती थी बिहार के राजनीति में। केवल लालू ही नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर तक उनकी बात को सुना करते थे, और कर्पूरी ठाकुर उनके ही दिशा निर्देशों पर आप कह सकते हैं कि उनका एक प्रभाव था उस क्षेत्र में भी, और पूरे बिहार के राजनीति में भी एक अच्छा प्रभाव रखते थे। लेकिन आज उनका परिवार कहाँ है? जगदानंद सिंह और जो उनके बेटे हैं सुधाकर सिंह, एक और बेटे हैं अजीत सिंह, वो लोग दावा तो करते हैं, दम तो भरते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को और सच्चिदानंद सिंह जी के जो व्यक्तित्व है उसका कहीं ना कहीं वो लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये देखना होगा कि क्या स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंह के असली वारिस कौन है। क्या केवल सत्ता पाने के लिए स्वर्गीय सच्चिदानंद को लोग फूल और माला चढ़ाने की बात कहते हैं, या फिर वास्तविक रूप से स्वर्गीय सच्चिदानंद जी का जो प्रभाव बिहार की राजनीति में था उस प्रभाव को फिर से कायम करने के लिए क्या उनके परिवार के किसी व्यक्तित्व को बिहार की राजनीतिक पटल पर फिर से आना चाहिए। आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व से हम आपका
परिचय कराने वाले हैं। देखिए हम लोग मरीन ड्राइव पर है और मरीन ड्राइव पर हम लोग जब इधर से गुजर रहे थे तो हमसे इनकी मुलाकात हुई। हालांकि मैं इन्हें जानता नहीं था पहले से, लेकिन बातचीत हुई। हम पत्रकार हैं, वो पॉलिटिशियन है, और जब बातचीत होने लगा तो परिचय बातचीत भी हुआ तो हमने कहा कि जब ऐसे महान विभूति के पुत्र से अगर मुलाकात हुई है तो जरूर हमें बातचीत करना चाहिए। बहुत स्वागत है। अमर दयाल सिंह हमारे साथ हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में है, पहले राजद में थे, सीधे इनसे जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं अमर दयाल सर? बस अच्छे हैं सागर जी, बहुत अच्छी रही मुलाकात हम लोग की यार। हाँ। अचानक कहा गुजरे, मैंने कहा ठीक है भाई, आपने कहा समय देने के लिए। देखिए अचानक मुलाकात हो गई आपसे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी। मैं भी आपको पहले से पहचानता नहीं था। हाँ, हम लोग, लेकिन नाम मैंने सुना था। हाँ। लोकसभा चुनाव के दरमियान आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हम लोग को मालूम है कि राजनाथ सिंह का वो मंच था, दिनारा विधानसभा में वो कार्यक्रम हुआ था और आप वहाँ ज्वाइन हुए थे। तो मनोदशा, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि उस समय मनोदशा आपकी क्या रही? राजद में कुनबा रहा है, आपका परिवार रहा है, कर्पूरी ठाकुर से लेकर और जो उनके विचारों को चलाने वाले जगदानंद सिंह है, सुधाकर सिंह है, तो आखिर राजद छोड़कर भाजपा ज्वाइन करना? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात थी, राजद छोड़कर भाजपा में जाने का फैसला था मेरा। ये कोई आकस्मिक फैसला नहीं था। 2022 के में जब समय आया था, उस समय मैं राजद में एक्टिव हुआ, सक्रिय हुआ। काफी दिनों राजनीति में नहीं रहा मैं। मेरे परिवार के लोग थे, पारिवारिक दबाव भी था कि भाई आप राजनीति में मत जाइए, हम लोग अपना राजनीति कर रहे हैं। पारिवारिक विद्रोह न हो इसलिए मैं राजनीति से दूर था। 22 में मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोकसभा चुनाव के लिए बक्सर से दवा ठोकना चाहिए। दावा किया मैंने, हमें इसे उम्मीद थी कि साथ पार्टी मेरे पर ध्यान देगी। जी जी जी। लेकिन समय आगे बढ़ा, फिर एनडीए गठबंधन में चले गए नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी के जाने के बाद हमें मेरी उम्मीदें काफी धूमिल हो गई। और फिर सुधाकर ने फैसला किया कि चुनाव लड़ेगा। वो मेरा छोटा भाई है, तो अब छोटे भाई है, उसकी भावनाओं के बारे में सोचना पड़ता है। मैंने कुछ मना नहीं किया, ना मैंने इच्छा प्रकट की, लेकिन उस समय डिसाइड किया ठीक है, अपना इसका दल है, लड़े चुनाव। और मैं बीजेपी में ऐसा नहीं किया, पहले भी भाजपा में जाने के लिए 10 साल से मैं उत्सुक था। एक स्थानीय राजनीति के चलते मैं नहीं पा रहा था, और मैं मौका ढूंढ ही रहा था कि भाजपा में जाऊं। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं मुझे बड़ी पसंद आती हैं। हृदय से मैं, अंदर से तो भाजपा पहले से मैं था। अच्छा। जो उनकी देशभक्ति की भावना है, देश के लिए विकास करने का जो जज्बा है मोदी जी में, मेन मोदी जी का व्यक्तित्व जो है, क्योंकि देखिए आज की राजनीति सब लोग परिवारवाद है, भाई भतीजावाद है। मोदी जी का कोई परिवार नहीं, कोई बार बच्चा नहीं, वही ऐसे लोग हमें राजनीति में पसंद मुझे आते हैं। तो ये दिल से तो था ही आने का मुझे, लेकिन एक मौका ढूंढ रहा था। तो फिर मिथिलेश तिवारी से बात हमारी हुई, मैंने कहा कि भाई मैं आपका साथ दूंगा और सुधाकर के खिलाफ मैं आपका प्रचार करूंगा। क्योंकि व्यक्तिगत देश मेरा सुधाकर से नहीं है, छोटा भाई है, गोद में खिलाया हूँ उसको, लेकिन राजनीतिक रूप से एक विरोध है मेरा उससे। देखिए इसमें एक और भी रीजन था, सबसे बड़ा कारण जो था भाजपा में जाने का। कर्पूरी ठाकुर जी को अचानक मुझे मीडिया से खबर मिली कि भारत रत्न देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मुझे लगा कि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, महागठबंधन के लोग भी उसमें साथ में थे, कर्पूरी जी का नाम पर जो लोग राजनीति किए बिहार में पिछले 35 साल से जो लोग किए राजनीति, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कर्पूरी जी को भारत रत्न पहले भी दिया जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी जी का कदर किया, भाजपा को लगा कि नहीं, बड़े समाजवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि भाजपा से विचारधारा खिलाफ। एक और बता दूं बात आपको, पिताजी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व था आपके पिताजी, हाँ, धीरे धीरे राम की तरफ उनका काफी आकर्षण हो रहा था। अच्छा। राम के बारे में भगवान राम के बहुत लोग समाजवादी लोग कहते हैं कि सत्ता बाबू के बेटा तो भाजपा में जा रहे हैं, लोगों को नहीं पता है, लोग सच छिपाते हैं। मैं उनके बेटा साथ रहता था। पिताजी का अंतिम दिनों में रामायण पर वो एक आर्टिकल लिखवा रहे थे। अच्छा। और धीरे धीरे उनका आकर्षण बढ़ रहा था। अच्छा। तो मेरे ख्याल से पिताजी अगर होते जीवित था, पक्का यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के सिवा वो कहीं नहीं जाते। मतलब भगवान राम के समाजवादियों का रंग वो देखते बिहार में या यूपी में जो चल रहा है, समाजवाद के नाम पर भ्रष्टाचार का नंगा नाच, मुझे नहीं पता कि मुझे यकीन, पूरा पक्का यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी में मेरे पिताजी होते। तो मुझे जाना स्वाभाविक है, भावनात्मक रूप से भाजपा के साथ धीरे धीरे जुड़ रहा था। तो अब राम मंदिर का जो निर्माण हुआ उससे भी 92 में राम मंदिर जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, उस समय भी हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, रामदास कॉलेज में। तो हम लोग का लगा था कि देशभक्ति की भावना उठ रही थी ऊपर की, भाजपा आएगी तो देश में बड़ा बदलाव लाएगी, क्योंकि इसमें काफी करप्शन था। बिल्कुल। गठबंधन की सरकारें आ रही थी, जा रही थी, कोई पता नहीं कौन किसको मंत्री बना रहा है, कौन किसको प्रधानमंत्री बना रहा है। तो हम लोग को था कि बीजेपी की विचारधारा पसंद आती थी, काफी पसंद आती थी। अच्छा। लेकिन हम समय का इंतजार करते रहे, और शायद जब विधि का लिखा होता तभी आदमी पहुंचता है ना। आज मुझे बड़ी खुशी कि राम के दरबार पर मैं खड़ा था 40 साल से, लेकिन राम के दरबार खुला अब हमारे लिए। तो मैं तो दरबार खुल गया तो यही रहूंगा। और लोग कहते हैं कि टिकट नहीं मिलेगा तो भाग जाएंगे,
हमने शुरू से कहा कि मैं टिकट लेके लिए पार्टी में आया भी नहीं हूँ। हाँ। हाँ, पार्टी मेरा इस्तेमाल करे। हाँ। महागठबंधन के लोगों का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हाँ। पार्टी इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करे। हाँ, तो हम इस्तेमाल होने को तैयार हैं। इस्तेमाल होने के लिए हाँ। देखिए, एक बड़ी बात इन्होंने बताई कि देखिए समाजवादी विचारधारा से इनके पिताजी थे, इन्होंने भी उनके साथ काफी समय गुजारा है और ये मतलब ये भी समाजवाद से प्रभावित जरूर है। बावजूद इसके जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया, तब इनका पसीना मुझे एक और बात है। देखिए, दरअसल हमारे पिताजी की प्रतिमा 1991 में लालू प्रसाद जी के कर कमलों से वहाँ माल्यार्पण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, तो मूर्ति पिताजी की स्थापित हुई। लेकिन बाद में मीडिया में भी खबरें कई बार आई, अखबारों में भी, वो मूर्ति उपेक्षित रही। अच्छा। उसका ठीक से रखरखाव नहीं होता, आज भी ये मूर्ति के ऊपर एक छतरी तक नहीं है। तो मुझे तो चीजें काफी व्यथित करती थी। आखिर मेरे पिता थे, पिता होने के नाते भी, और रामगढ़ की जनता के लिए पूरा प्राण न्यौछावर कर दिया। आपको जब एक बात बता दूं, जब मंत्री बने 77 में, तो बहुत लोग जैसे कि मेरे पिताजी करीबी मित्रों में तो अशोक भैया हैं विधायक, उनके पिताजी हरिद्वार चाचा, वो लोग भी कहते थे कि अरे अपने बच्चों के लिए भी कुछ सोचिए आप। अच्छा। बच्चे भी आपके, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, अरे बड़े भाई उसमें घर पे नहीं थे कि बाहर थे। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने पिताजी ने एक जवाब दिया कि मैं रामगढ़ की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए सोच रहा हूँ, और जनता सोच लेगी मेरे बच्चों के बारे में। ये ओरिजिनल सोच थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम लोग एक्टिव नहीं रहे, हम लोग की भी गलतियां हैं। आपस में पारिवारिक हम लोग का तनाव रहा, इस कारण से हम लोग राजनीति में ठीक से सक्रिय नहीं हो पाए, हमें होना चाहिए था। तो अब हमें समय लगा कि देखिए, पहली बार मूर्ति पिताजी की मूर्ति स्थापित हुई, पिताजी के नाम का सम्मान नहीं किया इन लोगों ने। पिताजी का सम्मान कहा जाता है कि क्षेत्र में जगदानंद सिंह हो, उनके नाम पर एक बहुत बड़ा तबका है। जमानिया पंपकनाल पिताजी का बहुत बड़ा सपना था, जमानिया से पानी उठाकर लाना था, कमनासा नदी में गिराना था, कमनासा से वहां के पंप करने बनाकर गंगा नदी का जो पानी है गांव-गांव में पिताजी कराने का सपना था। 15 साल मंत्री रहे हमारे जो छोटे पिताजी हैं जगदानंद सिंह, सिंचाई मंत्री, वो भी रहे, 15 साल रहे। मुझे नहीं पता क्या उनकी मजबूरियां थी, मैं तो मंत्री लोग समझते होंगे उसका क्या टेक्निकल मामला था कि 15 साल में एक नहर वो जमानिया से ला सकते थे। ये बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं था। उस नहर के नाम पर 3 चुनाव जीते हैं वो, 90 का, 95 का, 2000 का। अब जाकर बताइए, अशोक सिंह जब बने विधायक तो अशोक सिंह बात को उठाए थे, अभी भी अशोक भाई इस बात को लेकर चल रहे हैं और काफी मेहनत, विधायक होकर भी मेहनत कर रहे हो, और वहां से जमानिया से उठाकर एक पंप का सीधे चाचा पर प्रहार कर रहे हैं। प्रहार नहीं कर रहा हूँ, देखिए उन्होंने विकास के काम किया, बहुत किया रामगढ़ में, लेकिन जो मूलभूत विकास है, जो हमारे यहाँ से सबसे बड़ी सिंचाई की समस्या है। अभी भी सिंचाई मंत्री ही थे वो, पिछली बार बता रहे हैं, क्षेत्र से एक आदमी से बात हुई, कह रहे भाई हमारे इधर बड़ा सूखा हो गया, पानी नहीं नहर में, नहरिया का पानी क्या भाई, तो पानी आ गया कहाँ से, कमनासा नदी में पानी कहाँ है, हमारे जमनिया पंप कराना है। तो गुस्सा गया, अरे क्या मजाक उड़ा रहे हो, आप ही लोग कहते थे ना आप लोग नेता का जमनिया पंप कनाल लाना था, कमनासा में कैसे लगा पंप कनाल खुलने, नदी में पानी सूख गया। सुधाकर सिंह तो बड़ा किसानों की बात करते हैं। सुधाकर सत्ता में नहीं था, उसके पास से कहने को भी है कि बना तो किसी मंत्री बन गया, सिंचाई मंत्री बना तो शायद देखता कि क्या करता है, तो वो सुधाकर जाने। लेकिन अशोक भाई आप प्रयास कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सपने तो अशोक भी प्रयास करो, भाजपा के हैं, तो सपना पिताजी के मेरा भाजपा पूरा करेगी, तो मेरा तो प्रेम भाजपा से होगा ना। अच्छा, हो सकता है जो लोग मेरे पिता का सम्मान नहीं कर रहा। अमरदयाल जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि सब कुछ बातें ठीक है, सब ठीक है, लेकिन आप ज्वाइनिंग तो और भी कहीं कर सकते थे, और भी भाजपा कार्यालय में कराया जा सकता था, बक्सर में कराया जा सकता था, रामगढ़ से आप थे, आपके पिताजी रामगढ़ में से थे, और सबसे पहले हमको लगता है कि 67 में आपके पिताजी चुनाव लड़े थे वहाँ, और 77 में फिर सिंचाई मंत्री भी बने। लेकिन आपकी ज्वाइनिंग कराई गई दिनारा विधानसभा में, इसके क्या मायने हैं? क्या अंदर खाने से जो हमारे पास जो, क्योंकि देखिए हम अब अगला जो हमारा क्या खबर आप लोग के पास है? देखिए महाभारत 2024 एक कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जिसपे चिराग पासवान की पार्टी ने पिछले चुनाव में जहां जहां डैमेज किया है जदयू को सबसे ज्यादा, यानी दूसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी जो रही है, वहां का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने मटिहानी का किया, जहां से चिराग पासवान की पार्टी जीत कर आई। उसके बाद फिर ब्रह्मपुर विधानसभा का किए, जहां से चिराग पासवान दूसरे नंबर पर है, और अब उसके बाद हमारा नंबर है दिनारा विधानसभा। तो दिनारा विधानसभा में आपके नाम की चर्चा भी हो रही है, हालांकि राजेंद्र सिंह की भी चर्चा वहां पर जरूर है, क्योंकि लोजपा से वहां चुनाव लड़े हुए थे, लेकिन
चूंकि लोजपा में वो चले गए थे, संघ के प्रचारक रहे हैं, बड़े चेहरे रहे हैं, तो अब वहां पर अंदर खाने में चर्चाएं यह है कि किसी एक अन्य लोगों को भी मौका मिले जो कि डायरेक्ट राजद पर हमला कर सके। तो क्या वो यही चेहरा है? अमरदयाल सिंह ही उस चेहरे का नाम है? अब ये बात मैं नहीं कर सकता हूँ, ये पार्टी का निर्णय लेगी ना, इस बारे में मैं क्या कहूँ। हाँ, अगर पार्टी आदेश करेगी तो दिनारा में मैं पूरी प्रयास से लड़ूंगा, और मेरे ख्याल से लड़ूंगा तो 2-4 और सीटों पर असर तो डालूंगा ही। लेकिन दिनारा सीट पे आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? दिनारा में ज्वाइनिंग का आपने पूछा कि दिनारा में ज्वाइनिंग क्यों हुआ। हमारे जो आदरणीय नेता हैं मिथिलेश तिवारी जी, पार्टी के महामंत्री, और वो काफी अच्छे व्यक्ति हैं। पार्टी में ज्वाइनिंग की बात बहुत दिनों से चल रही, तो ये उनके ऊपर मैंने निर्णय छोड़ दिया था कि कहाँ ज्वाइन कराएंगे। वो जहाँ वो मैं तो सिपाही था, जहाँ ज्वाइन कराते वहां में ज्वाइन करने को तैयार था। उन्होंने कहा कि नहीं, राजनाथ सिंह की सभा में ही दिनारा में ज्वाइन करने पर मैसेज थोड़ा सही जाएगा। तो ये उनका निर्णय था पार्टी का, और इच्छा तो मेरी है, जरूर दिनारा से देखूंगा तो मैं दावेदारी करूंगा, क्योंकि रामगढ़ से अशोक भाई हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। रामगढ़ में दावेदारी से नहीं करूँ, रामगढ़ में अशोक भाई को नेता हमने मान लिए हैं पिताजी के बाद। लेकिन सवाल हमारा है कि हमको भी कहीं न कहीं संसद विधानसभा पहुंचने की इच्छा तो सबकी रहती है। शायद बेहतर काम कर पाएंगे पटना पहुंचेंगे तो। रामगढ़ में विधायक अशोक भाई यहाँ मैं हो जाऊंगा तो अच्छा काम करेंगे हम लोग। लेकिन और भी लोगों को भी पार्टी अगर देती है टिकट तो हम लोग पूरी ताकत लगेगा उसके लिए जिताने का प्रयास करें। लेकिन सवाल अंदर भाई भैया हो, चाहे अभी गठबंधन में जय कुमार जी से एनडीए जदयू का सीट है या कोई भी आता है, तो पार्टी जिसको आदेश देगी उसके लड़ेंगे हम लोग। आप पहली कोशिश है कि हम भी समय आएगा तो दावेदारी करेंगे। दावेदारी तो करेंगे, लेकिन सवाल यह है, बाकी खबरें आप लोग के पास होंगी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब घूमते हैं तो आप लोग समझ जाते हैं। बिल्कुल जो इनपुट आता है उसी के आधार पर हम सवाल करते हैं। लेकिन सवाल यह है ना कि पिछले चुनाव में आप बागी हुए, बागी होकर उनके खिलाफ बीजेपी में आए, लेकिन बावजूद इसके बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस बार ऐसा क्या करेंगे अमरदयाल सिंह कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फर्क क्यों नहीं पड़ा? मैं पिछले चुनाव में जिस तरह सुधाकर ने जिस तरह का चुनाव मैनेजमेंट किया था, वो तो आज भी उसके लोग कहते हैं कि हम 1.5 लाख से चुनाव जीत रहे थे। 29 तारीख को मैं भाजपा ज्वाइन किया तो 30,000 पहले आ गए। शायद अगर चुनाव एक महीने बाद होता है तो 1.5 लाख से हार गए होते। अच्छा, और वहां क्यों जा रहे हैं? सामने है हमारे परिवार, पहली बार ऐसा हुआ है रामगढ़ के चुनाव, हमारे परिवार के कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा हो और 27,000 से पीछे हो गया हो विनिंग कैंडिडेट से, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अच्छा, बड़ी बात बता रहे हैं आप। फर्स्ट टाइम हुआ है कि 35,000 पर जाकर सिमट गया आरजेडी। मैं एक बार बीजेपी में था, पब्लिक में मैसेज धीरे धीरे जा चुका था कि अमरदयाल सिंह ने राजद छोड़ दिया है। तो ये धीरे धीरे बातें फैली 3-4 महीने में, और 3-4 महीने आते आते स्थिति ये हो गई। और आप बता रहे हैं कि अगले चुनाव में राजद खड़ा होता, कोई खड़ा होगा, 35,000 तो बहुत ज्यादा मिल गया, 15,000 में ही लोग सिमटेंगे। 15,000 में सिमटेंगे लोग। मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं बीजेपी में, सच्चिदानंद सिंह के ओरिजिनल वारिस हैं आप ही हैं। वारिस देखिए, राजनीति में वारिस, लोकतंत्र में वारिस कोई नहीं होता है। परिवारवाद है। मेरे पिताजी जब तक जिंदा रहे हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं आए। पिताजी के मरने के काफी दिनों बाद हम पॉलिटिक्स में आए हैं। 90 में चुनाव में पिताजी गुजर चुके थे, 5 वर्ष हो चुका था। ये लोग वारिस लोग हैं जो अभी मंत्री पद पर हैं, तो अपने ही बेटे को लड़ा रहे हैं। ये वारिस वाला खेल वहाँ भाजपा में नहीं चलता है, और मैं इसके विरोधी भी हूँ। अच्छा। पिताजी भी परिवारवाद के बड़े विरोध करते थे। कांग्रेस पार्टी का इसीलिए विरोध करते थे कि परिवारवाद कांग्रेस करती थी, और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि टिकट भी चाह रहे हैं आप। नहीं, भाजपा से टिकट चाहेंगे हम, मेरी योग्यता पर दे। पिताजी ने जो किया योगदान, और लग रहा है कि उनके सपने को मैं पूरा कर सकता हूँ। मेरा जो अपना लाइफ का जो जीने का शैली है, मेरा परिवार नहीं है, तो मैं बाकी जीवन से जीवन। लास्ट का 2 क्वेश्चन मेरे पास है। दिनारा में क्या उम्मीदें क्या हैं आपको? क्या वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है? क्या काम नहीं हुए हैं? दिनारा की 2-3 समस्या देखिए। दिनारा को धान का कटोरा कहा जाता है बिहार में। जी। ऑलरेडी दिनारा के किसान इतना ज्यादा उत्पादन करते हैं, पूरे बिहार में इतना उत्पादन धान का कोई नहीं करता। लेकिन उस उत्पादन के बदले में किसानों को वहाँ मिलता क्या है, ये बड़ा ही गौर करने लायक सवाल है। वहाँ सुविधाएं उस हिसाब से नहीं जितना दिनारा देता है समाज को या बिहार को। बिहार की सरकार दिनारा को उतना वापस नहीं करती। अच्छा, ये मेरी पहली कोशिश यही होगी कि दिनारा को उसका वाजिब हक मिले, किसानों को वहाँ किसानों को, क्योंकि दिनारा के लोग सबसे ज्यादा धान का उत्पादन करते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहाँ है। ठीक है, एक अंतिम सवाल यह है आपके चाचा को लेकर। आपके चाचा जगदानंद सिंह के बारे में बिहार में खूब चर्चाएं हैं कि गुस्सा हो गए हैं, पार्टी दफ्तर छोड़ दिया है। कुछ मैंने तो सुधाकर सिंह का इंटरव्यू भी किया था टेलीफोनिक, तो उन्होंने कहा था कि देखिए तबीयत उनकी खराब है। तो आप तो उनके परिवार के हैं, आपके पास क्या खबर है? क्या जगदानंद सिंह अब अध्यक्ष पद से हटने वाले हैं?
या फिर क्या मामला चल रहा ये है? पहली बात यह है कि मैं परिवार का हूँ सदस्य, लेकिन परिवार में आना जाना थोड़ा कम है मेरा। ज्यादातर समय मेरा पटना बनारस गुजरता है जी, जी। के क्षेत्र में। अपने घर पे आना जाना कम है मेरा 4-5 सालों से। तो ऐसे खबरें मिलती है तो तबीयत देखिए उम्र ढल गई है, तबीयत ऐसी खराब नहीं है, ठीक है, स्वस्थ है। और पार्टी तो राजद का मामला है, प्रदेश सदस्य रहेंगे नहीं रहेंगे इसमें हम क्या बोले, हम तो उस पार्टी में है नहीं, मेरा कुछ उचित भी नहीं है बोलना। अब उम्र ढल गई तो पार्टी अपना ध्यान, मीडिया से खबरें आ रही है कि 10 साल बदलने वाले हैं, तो उससे फर्क क्या पड़ता है हमें? चाहे मेन तो लालू जी रहेंगे नेता, प्रदेश सदस्य बनने से क्या फर्क पड़ता है इन पार्टियों में? चाहे जैसे कि अखिलेश जी की सपा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब होता है, प्रदेश का क्या मतलब है? प्रदेश का कोई मतलब कुछ नहीं है। मंगनीलाल मंडल के नाम खूब चल रहा है, मंगनीलाल मंडल जी का नाम चले या किसी का भी नाम चले, उससे हम लोग का कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई समझता नहीं, हम लोग उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। बदलना चाहिए अध्यक्ष राजद को। अब वो राजद समझे, राजद को बदलना चाहिए कि उन्हीं को रिपीट करना चाहिए, इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे। नहीं, सब उचित भी नहीं है, हमारा कुछ उचित नहीं बोलने का ना, क्या है वही उचित नहीं बोलने का है हमारा, उनके पार्टी का मामला है। सुधाकर पार्टी का सांसद है, वो कुछ बता सकता है आपको? सुधाकर जी तो नहीं बताए, लेकिन दिनारा की बात हम लोग कर रहे हैं तो एक छोटा सा और टिप्पणी हम चाहेंगे। अगर दिनारा सीट क्या किसी और को मिल जाता है, राजेंद्र जी वहां से लगातार प्रयास में है, अच्छा वोट भी लाया है 2 बार उन्होंने, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? अमरदयाल सिंह पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, पूरी ताकत लगाकर इंदर भैया के लिए हम लोग पूरा लगेंगे जी जान से, और ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का प्रयास करेंगे। देखिए सांसद के MP के चुनाव में भी, बक्सर के लोकसभा में भी दिनारा भाजपा 5000 से लीड की थी, दिनारा सीट भाजपा ने लीड किया है, तो भाजपा का गढ़ है, उसमें भाजपा को लीड करने में उसमें राजेंद्र भाई का बहुत बड़ा योगदान था, राजेंद्र भैया का भी योगदान था, हम सब लोग का योगदान था, हम सब लोग मेहनत किए थे। संतोष भाई जो पवन सिंह ने जो डैमेज किया है राजपूत समाज की तरफ, गुस्सा में था कहा जा रहा है, और राजपूत और कुशवाहा गुस्से में थे शाहबाद क्षेत्र में, उससे भाजपा जो है को नुकसान हुआ। तो इस बार विधानसभा में वो राजपूतों की तरफ से क्या होगा, क्या लगता है कि राजपूत समाज विश्वास करेगा भाजपा पर? राजपूत समाज को महागठबंधन में इज्जत कहाँ है? राजपूत समाज महागठबंधन में कहाँ रिस्पेक्ट है उसका? लेकिन करेक्ट, और चाचा जी चेहरा है राजपूत के, और फिर कितना उनका प्रभाव है राजपूत समाज में। 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं वो, 19 में और फिर उसके पहले 14 में भी। तो पवन सिंह का देखिए, राजपूत समाज तो भाजपा के साथ ही जुड़ेगा, भाजपा के साथ जुड़ेगा, समाज है भी। और पिछले चुनाव में जिन बक्सर लोकसभा में कुछ गलतफहमियां फैलाई गई समाज में, सब मिसगाइड हो गया, लोग मिसगाइड हुए, लेकिन राजपूत समाज भाजपा के साथ पूरी जी जान से है, पूरी ताकत से, पूरी इंटैक्ट है। हाँ, हम भी आए हैं तो कुछ ताकत बढ़ेगी ही। चलिए, तो देखा आपने, ये थे अमरदयाल सिंह, ये जगदानंद सिंह के भतीजे भी हुए, और पूर्व जो सिंचाई मंत्री थे सच्चिदानंद, स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंह, उनके पुत्र हुए। तो देखा आपने, सब कुछ क्लियर कट बताया है इन्होंने। दिनारा विधानसभा में के मंच पर इनको ज्वाइन कराया गया था, तो अब ऐसी चर्चाएं जो हमारे पास थी कि दिनारा विधानसभा में शायद अमरदयाल सिंह को भारतीय जनता पार्टी एक बड़े राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए वहां से इनको चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब सीट शेयरिंग होगा तो वो सीट किसके पाले में जाता है। भाजपा से एक और दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह वहां से उम्मीदवारी करते हैं, अब देखना होगा किसको टिकट मिलता है। लेकिन किसी भी स्थिति में अमरदयाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ फुल इंटैक्ट है, और उन्होंने ऐतिहासिकता से लेकर अभी तक के वर्तमान स्थिति के बारे में बताया कि हर हाल में हम लोग पूरे शाहबाद का जो क्षेत्र है, जो रोहतास एरिया का जो क्षेत्र है, उसमें मजबूती के साथ भाजपा के साथ सारे समाज के लोग एकजुट है और उनको जिताने में सफल भूमिका निभाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।